जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुम हुए मोबाइल पाकर 34 लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। दर्जनों लोगों को गुम हुए मोबाइल मिलने की बढ़ी उम्मीद। 40 प्रबंधकों के भरोसे संचालित हो रही जिले की 126 सोसाइटियां, कर्मचारियों ने नई भर्ती किए जाने की मांग। पति और ससुर से प्रताड़ित महिला द्वारा बालाघाट से लेकर जबलपुर तक लगाई गई गुहार, नहीं हो रही सुनवाई। भीषण जल संकट से जूझ रहे थाने गांव और गणेशपुर के लोग पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर उठा रहे सवाल। बैयर रोड की घाटियों के टूटे मेटल कैश बैरियर, दुर्घटनाओं को मिल रहा आमंत्रण। बालाघाट साइबर सेल पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वालों से पीड़ितों को रुपए वापस दिलाए जाने के बाद अब गुम हुए मोबाइलों को खोज निकालने में सफलता पाई है। साइबर पुलिस ने गुम हुए 34 मोबाइलों की खोजबीन कर उनके असली मोबाइल धारकों के सुपुर्द कर दिया है। इन मोबाइलों की कीमत करीब 5 लाख रुपए तक होना बताया जा रहा है। कुछ महीनों पहले गुम हुए मोबाइलों को पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे खिल उठे। सभी ने साइबर पुलिस के द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की। वहीं दूसरी ओर बालाघाट साइबर सेल की इस टीम को पुलिस अधीक्षक समीर सौरव ने भी शाबाशी दी है। साइबर पुलिस ने जो मोबाइल बरामद किए हैं उन सभी मोबाइलों के असली वारसानों को गुरुवार की दोपहर में स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाया गया, जहां पुलिस अधीक्षक समीर सौरव की मौजूदगी में उन सभी मोबाइल को उनके असली मालिक को सौंप दिया गया। बालाघाट पुलिस की बात हुई थी, उसमें तत्कालीन एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, वर्तमान एडिशनल एसपी विजय डाकर और साइबर सेल की पूरी टीम, तरुण भाटी और उसके नेतृत्व की पूरी टीम के द्वारा आज 34 मोबाइल हमने बरामद करके उनके मोबाइल धारकों को वापस किया है। इसकी कुल कीमत लगभग 5 लाख से ऊपर की। तो बहुत ही शानदार कार्रवाई हमारे साइबर सेल प्रभारी और पूरे बालाघाट पुलिस के द्वारा की गई है। सभी को बधाई देता हूँ और मोबाइल धारकों को बधाई देता हूँ कि आज उनको फोन को वापस मिला। सर, ये चोरी हुई मोबाइल थे या गुम हुई है? ये सभी मोबाइल गुम, जिस तरह की शिकायत हमें प्राप्त होती है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जितनी भी शिकायतों का आवेदन था वो गुमने से संबंधित था, तो हमने गुम मोबाइल मानते हुए इसमें कार्रवाई की है। अब बाकी केस बाय केस बेसिस पे हम लोग जहाँ से मोबाइल हमने बरामद की है जिन व्यक्तियों से, उनको हम लोग केस बाय केस बेसिस पे देख रहे हैं कि मोबाइल उनके पास कैसे पहुँचा और जो लीगल कार्रवाई होगी उसमें। अपील ये है कि एक तो मोबाइल को लेकर सतर्क रहें। मोबाइल आपकी एक तरह से आइडेंटिटी बन चुकी है आज के टाइम में। आपका मोबाइल अगर गुम होता है, तत्काल इसकी सूचना संबंधित मोबाइल कंपनी को पुलिस में दें, सिम को तत्काल ब्लॉक करवाएं और तुरंत थाने पे सूचना करें ताकि हम लोग इमीडिएटली मोबाइल को ट्रेस कर सकें, आपके मोबाइल का कोई गलत दुरुपयोग न कर सके जिसमें बाद में आप मुझे। गुम हुए मोबाइलों को पाकर मोबाइल धारक बहुत ही प्रसन्न हुए। मोबाइल धारकों ने बताया कि कुछ माह पहले उनके मोबाइल गुम हो गए थे। किसी का ब्रेकर के कारण जेब से मोबाइल गिर गया था, तो किसी का ऑटो में बैठते समय मोबाइल गिर गया था, जिसका उन्होंने संबंधित पुलिस थानों में आवेदन दिया था। पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में गुम हुए मोबाइलों की तलाश कर उनके सही वारसानों को दिलाना बेहद ही प्रशंसनीय कार्य है। कहाँ के रहने वाले? मैं लांजी थाने गाँव से। अच्छा, कैसे घुमा था आपका मोबाइल? मेरा मोबाइल ब्रेकर से मेरे जेब से उछल गया था, तो लांजी मंडे टेकरे से घुमा था। वो 18 नवंबर को। तो आज फिर कैसे जानकारी मिली आपको? यहाँ एसपी कार्यालय साइबर सेल से फोन आया था कि आपका मोबाइल मिल गया है, तो आपको आना है। लगभग कितने दिनों बाद मिला है आपको? ये नवंबर से लगा लीजिए। कितने का मोबाइल था आपका? मेरा 12,000। अभी जैसे जो मोबाइल मिला है, क्या चालू कंडीशन में है? चालू है। या वो सिम थी वही चालू है या फॉर्मेट हो गया है, कैसा है? चालू है, 6% बैटरी दिखाया, तो बाकी फंक्शन तो डेड है, उसी में शायद नहीं है।
पिछले एक माह से विद्युत की जिस प्रकार से कटौती की जा रही है उससे आमजन तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इस समय किसान हो रहा है। खेतों में लगी रबी की फसल पानी नहीं मिलने के कारण सूख रही है। किसानों की इस समस्या को विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर तक पहुंचाने की मंशा से जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों द्वारा अंबेडकर चौक स्थित उद्यान में एक बैठक ली गई, जिसके बाद वे विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधीक्षण अभियंता श्री कुरैशी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही विद्युत कटौती को कम कर कम से कम 10 घंटे बिजली दिए जाने की मांग की। इनके साथ मौजूद कृषक किशोरी रत्नेरी ने बताया कि बिजली पर्याप्त नहीं मिलने से रबी फसल में पानी पर्याप्त नहीं मिल पाया, जिससे उनकी 4 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह सूख गई है। उन्होंने लोन लेकर खेत में फसल लगाया था। अगर बैंक में उन्होंने पैसे जमा नहीं किए तो उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। अब फसल सूख चुकी है तो कैसे लोन चुका पाएंगे? हमारी मांग है कर्ज माफ किया जाए। वारासुनी के ग्राम पंचायत थानेगांव अंतर्गत आने वाले सेहरा टोला, कोदिया टोला व गर्रा टोले के कुछ हिस्सों में जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। सेहरा टोला के हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं, जहां 1000 की आबादी होने के बाद भी मात्र 1 दर्जन से कुछ अधिक हैंडपंप ही ग्रामीणों का पानी का सहारा बने हुए हैं। सिरहा टोला के हालात काफी खराब हैं, जहां 1000 की आबादी होने के बाद भी मात्र 1 दर्जन से कुछ अधिक हैंडपंप ही ग्रामीणों के पानी का सहारा बने हुए हैं। हालांकि यह बता दें कि पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना का कार्य चल रहा है, लेकिन यह कार्य काफी सुस्त गति से होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सर जी पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पे विगत कई दिनों से ये समस्या है। पिछले बार भी यही समस्या आई थी। उसको देखते हुए यहाँ पे सरकार ने नल जल योजना तो दिया, पर उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। जिस स्तर पे काम होना था उस स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है। निर्माण अधीन है। हाँ, निर्माण। और फिर जो जिस टाइप के कनेक्शन भी हो गए हैं, तो कनेक्शन हुआ है तो डायरेक्ट बोर से पानी देना था, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बहुत किल्लत है यहाँ पे। करीब कितने गांव की बस्ती होगी, यानी कितने लोग रहते होंगे? यहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर ही है, बड़े छोटे को मिलाकर 1000 के ऊपर जनसंख्या है हमारे गांव की। ये सीरा टोले की, थाने गांव अलग है। कितने टोले आते हैं थाने गांव के? थाने गांव के अंतर्गत 3 टोले, एक सीरा टोला आ गया, एक कोदिया टोला और एक गरा टोले के 10-15 मकान आते हैं। जो चौपन ढोटी भी है, उसमें भी 5-7 घर है। वैसा तो काला गोटा भी है इधर पीछे, तो इसमें भी 5-7 मकान है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है जी, पानी नहीं मिल रहा है अभी तो। बोर का पानी से क्या वहाँ भी भीड़ लग जाती है। बोर के पानी में भी 15-15 मिनट, आधा घंटा जगना पड़ता है। और क्या? बोर का पानी कहाँ से मिलता है आपको? हेडपंप वाला। बोर नहीं है अभी? नहीं, बोर नहीं है, हेडपंप से मिल रहा है। तो उसमें भी दिक्कत जाती है ना, अब सब भीड़ लग जाती है। तो और फिर ये अपने रोड की समस्या है। रोड की समस्या में तो बहुत परेशान हैं हम लोग। मैं अपने वार्ड में 3-4 कुएं जो है पूरे सूख गए हैं। कितने वार्ड आते हैं सीरा टोला के? इसमें कम से कम 6-7 वार्ड है। 6-7 वार्ड। कितने हेडपंप होंगे यहाँ? मिनिमम मोहल्ले में तो 2, यानी हर मोहल्ले में है 2-4 हेडपंप, सभी मोहल्ले में, लेकिन बहुत परेशानी होती है। अभी पानी टंकी बनी भी है, इसका भी निर्माण रुका हुआ है। अच्छा, कुएं की क्या स्थिति है? कुएं तो सूख गए साहब। और ये जो पाइप लगे ना साहब, इनसे पानी की जगह हवा निकल रही है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो नेता लोग ये कर सकते हैं उसका। सरपंच महोदय से बात हुई थी? सरपंच साहब तो ऐसी है जी हमारे यानी गांव के। लालबर्रा से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया के गणेश नगर में भीषण गर्मी में पानी की समस्या बनी हुई है एवं वार्ड नंबर 9 व 10 के ग्रामीण जनों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरहा टोला के हालात काफी खराब हैं, जहां 1000 की आबादी होने के बाद भी मात्र 1 दर्जन से कुछ अधिक हैंडपंप ही ग्रामीणों के पानी का सहारा बने हुए हैं। हालांकि यह बता दें कि पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना का कार्य चल रहा है, लेकिन यह कार्य काफी सुस्त गति से होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 महीने से इधर नल नहीं आ रहा है। बस वो जो मकान बन रहा है ना जी, वो बस वो वहाँ तक के नल, इसमें रोड में पानी होता है और इधर आगे नहीं आ रहा है। इधर कुछ भी नहीं आ रहा है पानी, एक बूंद नहीं आ रहा है पानी। पूछे जाए इनसे। कनेक्शन करके छोड़ दिया गया बस कनेक्शन कर दिए, बस हो गया। तो कहीं पैसा से लेने आते नल जल का? नहीं, पैसा होता क्या लेने आए नहीं अभी हमारे वार्ड में।
पर जैसा अभी गर्मी प्रारंभ हो तो पानी नहीं मिल रहा, तो किस तरह से परेशानी हो रही है? अरे परेशानी क्या होती है, ये अभी रब्बी क्या है, रब्बी लगाए हैं, अभी नजदीक पास में मोटर है, वहीं से ला करके उत्पादन करते हैं। नल भी है ढंग से, नल का भी पानी नहीं निकल रहा है, हेडपंप का। अब वो नल लगाए हैं तो वो नल भी नहीं आते, बंद हो गए नल। तो नल का पानी नहीं मिल रहा है? नहीं, एक नल है मोहल्ले में, वहाँ भी गंदगी है, वहाँ भी पानी पीकर नहीं होता, फिर कहाँ जाएंगे हम? अरे अभी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। हाँ परेशानी, वो नल भी ना बिल मांगते हैं, पानी का बिल पट्टा, पानी से नहीं भरेंगे तो कहाँ का बिल देंगे हम? तो सरपंच के पास गए थे जी, कई बार शिकायत किए, पानी 1 साल से आ ही नहीं रहा है इधर। तो उन्होंने क्या कहा? हाँ देख लेंगे, बना लेंगे, ऐसे बोलते हैं, पर ध्यान नहीं देते यहाँ पर। ऐसा ये पीएचई विभाग वाले भी नहीं आते क्या? नहीं, कोई नहीं आते, कोई विभाग वाले नहीं आते। पंचायत और पीएचई विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, कोई किसी का ध्यान नहीं। तो अभी जैसे पानी कहाँ से लेके आते हैं फिर लोग? पानी ऐसा है, अब कहीं किसी ने बोर करवा लिया है या खेत में मोटर चालू है, वहीं से करते हैं अपना। अच्छा, खेतों से लेके हाँ जी, खेतों दूर से। स्थित है। हाँ, बहुत समस्या पानी की। 22 अप्रैल को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस के द्वारा बैयर के महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने के बाद उन्हें बालाघाट जिला कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैयर महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा के पास बैयर और बिरसा दोनों ही परियोजना का प्रभार था। उन्हें लोकायुक्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत बालाघाट कार्यालय अटैच कर दिया गया और उनके स्थान पर बैयर के जनपद पंचायत के सीईओ रितेश चौहान को बैयर परियोजना अधिकारी का प्रभार सौंप दिया गया है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास परियोजना बिरसा का प्रभार तहसीलदार बिरसा देवती परते को सौंप दिया गया है। आगामी आदेश तक यह दोनों अधिकारी बैयर और बिरसा में परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश सरकार महिला अत्याचार रोकने के हर समय दावे करती है, लेकिन आज भी महिलाएं अत्याचार की शिकार हो रही है। बुधवार को एक मामला सामने आया जिसमें महिला आरोपी ससुराल पक्ष के विरुद्ध सही मामला पंजीबद्ध नहीं करने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा रही है। पुलिस थाने के बाद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाने पर भी आरोपी पक्ष के विरुद्ध शारीरिक शोषण की प्रमुख धारा नहीं लगाए जाने के कारण अब वह मानव अधिकार आयोग और कमिश्नर से गुहार लगाने विवश हो गई है। यह मामला लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरी निवासी 22 वर्षीय युवती के साथ सामने आया है। युवती का कहना है कि टेकाड़ी के अंतर्गत खोलटोला निवासी युवक विशाल ठाकरे के द्वारा पहले उसके साथ 2018 में जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन शारीरिक शोषण किया गया। जिसके बाद मामला ज्यादा बढ़ने पर समाज के लोगों के बीच मीटिंग होने पर मंदिर में ले जाकर माला पहनाकर दिखावे के लिए सितंबर 2021 में शादी कर ली गई। उसके बाद उसे बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण वह उस परिवार से अलग हो गई और ससुराल पक्ष पर कड़ी कार्रवाई कर न्याय की अपेक्षा पुलिस प्रशासन से रख रही है। पीड़ित युवती ने अपने ऊपर बीते हुए दास्तान को मीडिया के सामने रखते हुए बताया कि उनके घर में दुकान थी, इस कारण से युवक विशाल ठाकरे उनके घर आता जाता था। वह उनके मामा गांव में रहता है, इसलिए वह पहचानती भी थी। विशाल ठाकरे के द्वारा उसके साथ वर्ष 2018 में शारीरिक शोषण किया गया तथा उस दौरान किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी गई थी। उस दौरान 1 सितंबर 2021 को शादी की तारीख निकाली गई। सभी लोगों के कहने पर दबाव में मेरे द्वारा भी शादी के लिए हाँ कर दिया गया था, लेकिन विशाल ठाकरे के द्वारा यह न करते हुए मंदिर में ले जाकर माला पहनाकर जबरन शादी की गई। सर घटना यही है सर कि लड़का मेरे साथ शारीरिक शोषण किया पहले सर विशाल ठाकरे सर। कहाँ का? ग्राम खोलटोला टेकाड़ी सर। विशाल ठाकरे जी सर। तो उससे संपर्क में कैसे आए तुम? सर वो सर घर में जैसे दुकान थी सर, तो उसके थ्रू आता जाता था सर। कृष्णा बिसेन प्रदोष पटले के साथ। कौन गाँव की तुम? जी ग्राम पाथरी सर। पाथरी की? तो वो पाथरी आता था, वो कहाँ रहता है? सर वो ग्राम खोलटोला टेकाड़ी सर। अच्छा, तो गाँव में तुम्हारे क्यों आता है? सर वो अब कहीं जाता रहा होगा ये तो नहीं पता, या क्या करता था किस उद्देश्य से आता था ये तो नहीं पता सर, लेकिन एक घर में दुकान थी तो दुकान के बहाने से आया था सर घर में। जो सर उसने सब चीज जब किया सर तो घर में उस वक्त तो कोई नहीं थे सर। नहीं तो तुम्हारी जान पहचान थी क्या उससे? नो सर, वो मामा के गांव का है सर, उसको मैं ऐसी पहचानती थी, लेकिन हमारे बीच में कोई संबंध नहीं थे पहले सर। अच्छा। उसके बाद ये घटना होने के बाद उसने बोला सर कि अब घटना कब हुई? सर ये घटना मेरे साथ में पहले ही हो चुकी है सर 2018 में हुई है घटना, लेकिन मैंने सर उसने बोला था कि किसी को यदि तू बताती है
या कि कुछ कहीं किसी से अगर संपर्क में आती है, कुछ करेगी तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा, तेरे भाई को मार डालूंगा, ये सब चीजें बोला सर। तो मैं उसमें दबाव में आ गई ताकि, और मम्मी ने बोले थे सर कि अगर लड़की क्या घटना तुम्हारे साथ क्या किया, क्या सर उसने शारीरिक शोषण किया सर उसने सर। शारीरिक शोषण किया जी सर। ये 2018 में? यस सर, पहली बार सर। फिर उसके बाद सर उसने फिर उसके बाद और एक बार वैसे ही आया था सर। पहले तो कृष्णा बिशन के साथ में आया नहीं, था। तो 2018 में जब हुआ कुछ, तो उसके बाद तुमने कोई शिकायत नहीं करी? सर उसने यही बोल चुका था कि अगर तू किसी को बता दी तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा, पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाऊंगी इस डर की वजह से। और मम्मी ने बोले थे सर कि अगर तुम कॉलेज वॉलेज कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और ऐसी चीजें होगी तो मैं पढ़ना लिखना बंद कर दूंगी, घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। तो इस डर के मारे मैंने सर किसी से कुछ नहीं बताया। फिर उसके कुछ दिन बाद सर और आया था सर, यही घटना किया। उसके बाद में सर मैंने जब उसको बोली कि ऐसा सब चीजें मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे से ये सब चीजें नहीं बनती, तो बोला शादी करूंगा। जब शादी करूंगा बोला सर, उसके बाद में सर मैं शांत रही, लेकिन सर वो फिर मेरे घर में आकर के बैठ गया सर। तो जब आया सर, तो वो सर अभी आया था 2021 में जन्माष्टमी साइड में सर, उसी दिन सर जिस दिन कन्हैया बैठते उस दिन सर, नहीं विसर्जन के दिन आया था सर। फिर उसके बाद में हमने सरपंच को बताया सर। उसमें मतलब 2-3 साल बाद आया? यस सर। उसके बीच में सर कॉलेज में भी मिलते मिलते रहा सर कि ऐसा वैसा, यानी मेरी स्कॉलरशिप भी हड़पा है सर 3-4 साल से। वो भी पढ़ता है? मीटिंग हुई सर सरपंचों के बीच में, तो महारूलाल ठाकरे ने सर बोले कि अब शादी करेंगे। तो हमने बोले सर शादी तो करना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से सर सरपंच के सामने हाँ बोलने बोले थे सर। हरि प्रसाद देशमुख, महतलाल पटले, लक्ष्मी प्रसाद पटले और सर और 1-2 लोग आए थे, जैसे 10-12 लोग आए थे सर उसमें मीटिंग में। तो उन लोगों ने बोले कि शादी करेंगे। मीटिंग कहाँ हुई थी सर? ग्राम पाथरी में सरपंच के हमारे यहाँ। अच्छा। पर सर हमारे सरपंच की तरफ से कोई दबाव नहीं था, और हमारे सरपंच ने ना शादी के लिए कुछ बोले, ना किसी चीज को लेकर के कुछ बोले। जैसे उनके तरफ से जो बोलते जा रहे थे वही होते जा रहा था, और उनके सरपंच भी बोल रहे थे ठीक है कि लड़का बोल रहा है तो करवा देते। तो सर उसमें उतने टाइम में मेरे को हाँ बोलने बोले थे, तो मैं हाँ बोल रही थी सर, दबाव में थी इस वजह से हाँ बोल रही थी सर मैं। लेकिन जब 1 तारीख को सर हम लोग 1 तारीख शादी निकाले सर 1/9/21 की, तो हम लोग जा रहे थे सर, तो इन्हें मारपीट किए और जबरदस्ती से धमकी देकर के शादी की, मतलब मंदिर में लेके गया और माला वाला पहनाया सर। आपको यहां भी बताया कि युवती की रिपोर्ट पर वाराणसी पुलिस के द्वारा युवती के पति विशाल ठाकरे के विरुद्ध धारा 377, 294, 323 सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। वहीं एक अन्य मामले में धारा 498A, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बावजूद भी पीड़ित युवती का कहना है कि यह धाराएं आरोपी पक्ष के लिए काफी नहीं है। आरोपी पक्ष के 2 लोगों ने पति और ससुर के विरुद्ध धारा 376 का अपराध दर्ज होना चाहिए। मैं बैठी सर, मैंने बताई कि सर ऐसी की ऐसी घटना ये हो रहा है, तो बोले इन्फॉर्मेशन लिख देना यार, ऐसा करा ले वैसा करा ले। पूरे हाथ से ब्लड भी निकल रहा था सर, मेरे मारे पीटे थे, ये सब घटनाएं हुई थी। और जैसे तैसे तो मैं अपनी जान फिर से वहां से बचा के आई थी, उनके चंगुल से निकल के आई थी। फिर भी मेरी कोई वहां सुनवाई नहीं हुई सर। और सर फिर मेरे को शर्म के मारे मैंने एक घटना नहीं बताई थी सर 377 की, कि ताकि मेरे साथ में जो हुआ है ये सब चीजों को बताऊं तो लोग मेरे लिए ना हंसे, और जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है शायद ये जिंदगी ऐसी तबाही ना हो और पंचायत में बातें ना आए, ये सोच करके सर मैंने नहीं बताई थी। लेकिन 1/22 को सर फिर से जाकर के मैंने थाने में जो बताई थी, तो उस आधार पर सर 377 की धारा दी। लेकिन सर मैं जो बता रही हूँ, मेरे को धारा चाहिए 376 की सर। लड़के के भी खिलाफ 376 चाहिए और लड़के के पिताजी के खिलाफ भी सर, और आशीष एड़े के खिलाफ जो धाराएं लगती होगी, मेरे को जो बेचना चाहता था उसके थ्रू जो धारा लगती है वो चलेगी सर। लेकिन मेरे को 376 धारा दोनों बाप बेटे के और उनकी माँ के भी खिलाफ चाहिए, क्योंकि सर उनकी माँ ने भी मेरे कपड़े फाड़े हैं और हाथ पकड़ के घर से बाहर ऐसे निकाले सर जैसे जहाँ पे ये घटना नहीं करना चाहिए। जो पोर्च है सर उनके घर के सामने का, वहीं पे घटना हुई है मेरे साथ में। पैसे देने से मना करने पर विशाल के एक दोस्त के साथ यह भी बात की जा रही थी कि 3 लाख में सौदा हो गया है। ऐसा सुनकर लगा कि कहीं उसे बेच ना दे, इसलिए वह वहां से जान बचाकर निकलकर वाराणसी पहुंची और 5 अक्टूबर 2021 को वाराणसी थाने में FIR दर्ज कराने पहुंची, लेकिन वहां उसकी FIR उस दिन नहीं लिखी गई। उसके बाद नेवरगांव लेके गया, और नेवरगांव लेके जाने के बाद में सर वहां पे रात भर रखा। दूसरे दिन मेरे को नागपुर लेके चले गया। नागपुर में धनेंद्र पटले के घर में रखा सर, अंदर ही अंदर रखता था। उसके बाद मारपीट भी करता था मेरे साथ में, प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक रूप से मेरा शारीरिक शोषण करता था, बहुत ज्यादा मारता था। वहां के 15-20 लोगों ने मेरे को छुड़वाए हैं सर।
और बोला कि नहीं 10 लाख रुपए ला, नहीं तो देख 2 एकड़ जमीन लिखाएगी क्या नहीं, बार बार यही शब्द बोलता था सर। जब मैं 10 लाख रुपए लाने को तैयार नहीं हुई, उसके बाद में सर धरेन पटले ने भी बोले कि नहीं अब तू फोन लगा अपनी मम्मी को। तो मैंने अपनी मम्मी भैया को कॉल की सर, और उसी के मोबाइल से फोन लगाए थे और वहां से पैसे भी मंगवाए सर, कुछ पैसे भी और मेरे अकाउंट से निकलवाए। और मेरे पास में सर जैसे मैं वहां गई थी तो मेरे बैग में पैसे थे, मोबाइल था, तो सब चीज उसने जब्त कर चुका था सर। यहाँ तक कि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे। और सर जब वो मारपीट भी करता था और रोज रोज बोलता था पैसे ला पैसे, तो सर थोड़े मोड़े पैसे मेरे घर से भी दिलाए सर, मम्मी लोगों ने दिए कि ताकि लड़की जैसे तैसे सलामत बचे। तो मेरे पैसों से सर उसने यहाँ तक खाने का राशन से लेके निरमा साबुन सोडा जो लगता है सर सारी चीजें मेरे पैसे से किया उसने। उसके बाद भी सर गैस वेस बकायदा सब चीज लिए हैं सर वहां पे मेरे ही पैसे से। लेकिन सर आज तक ना वो गैस वेस का सामान भी मिला। सर जैसे ये बात करता था कि मेरा माम भाई ये जो आशीष सेड़े तो 3 लाख रुपए में हो गया सौदा, इसको बेच देंगे, इस टाइप से बात भी किया सर। सर वहां से फिर जैसे तैसे मेरे को पता चल गया कि मेरे को बेचने वाले हैं, तो सर मैं 3 तारीख को वहां से जैसे तैसे निकल करके किसी से लिफ्ट लेकर जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा करके आई सर वारासिवनी। सर मैं वारासिवनी थाने में आई 5 तारीख के दिन जब पहुंची सर, मैं शाम के 3-4 बजे पहुंची थी, 4 साढ़े 4 बजे, तो मेरी FIR नहीं लिखी गई। इस मामले में चर्चा करने पर एडिशनल SP विजय डाबर ने बताया कि उक्त युवती के द्वारा अपने पति और सास ससुर के विरुद्ध शिकायत की गई थी, जिसमें पति के विरुद्ध धारा 377 के तहत FIR पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रार्थी के द्वारा घटना नक्शा मौका जो पटवारी तहसीलदार के द्वारा बनाया जाता है उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से वह प्रकरण अभी पेंडिंग। लड़की के द्वारा शिकायत की गई थी, इसके द्वारा जो अपने पति और अपने सास ससुर के विरुद्ध शिकायत की गई थी, जिसमें पति के विरुद्ध 377 में FIR कर अभी प्रकरण विवेचना में है। प्रार्थिया के द्वारा घटना नक्शा मौका जो पटवारी तहसीलदार के द्वारा बनाया जाता है उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है, इस वजह से वो प्रकरण अभी पेंडिंग चल रहा है। इसमें संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा इसके द्वारा जो इसके सास ससुर के विरुद्ध भी 498 और 354 की FIR की गई थी, उसमें भी जो है वैधानिक कार्रवाई की गई है, उसमें चालान प्रस्तुत है, पूरा मामला न्यायालय में है। दृष्टया प्रार्थिया के द्वारा अभी तक इस मामले को लेकर हमें नहीं बताया गया था। अभी चूंकि वो उसके परिवार वाले को से नहीं रखा है तो वो वर्तमान में वो वन स्टॉप सेंटर में वो रह रही है। धारा बढ़ाने की बात कर दी सर, संपूर्ण प्रकरण आवेदन पे से हुआ है। जो जांच हुई उसमें जो FIR दर्ज हुई है वो आवेदन पे से हुई प्रार्थिया के, साथ ही उसके 164 के स्टेटमेंट भी हुए हैं। उसमें जो उसने आवेदन दिया है उन्हीं बातों को उसने उल्लेख किया और उसके आधार पर धारा लगाई गई है। पुलिस को सर ये CM हेल्पलाइन वापस लेने के लिए दबाव बनाने की बात कह रही है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें वैधानिक कार्रवाई संपूर्ण हो चुकी है। लेवल 4 पर उसकी शिकायत है, इसके लिए जो है उसको समझाइश दी गई थी कि हमारी तरफ से पूरी वैधानिक कार्रवाई हो चुकी है, आप स्वतंत्र है शिकायत बंद करने के लिए।